बच्चों, तो हम आ गए हैं प्रथम त्रैमासिक परीक्षा गणित का पेपर लेकर। जैसा कि अभी मैथ का पेपर लाया था वैसे ही हम गणित का पेपर लेकर आए हैं। ऊपर मैं आपको पेपर दिखा दूं कैसा है हमारा पेपर, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वो विकल्पी प्रश्न है, उसके उस थोड़े फैक्ट बताए गए हैं उसी आंसर के। इसी तरह से हमारे टोटल जो अलग अलग तरीके के 10 क्वेश्चन के बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। और इन क्वेश्चन आंसर में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से फिगर के माध्यम से सारे क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है हमने, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सॉल्यूशन आया है यहाँ आपको। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल आप सभी को पता होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो याद कर लीजिए अगर जिसको भी नहीं पता हो। उसके बाद इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल का मान लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसे प्रकाश की चाल का मानक मान कहा जाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे प्रकाश की चाल को करते हैं सी से। उसके बाद आता है निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सर्वाधिक। अगर तो निर्वात के बारे में नहीं हम बता दें, निर्वात एक ऐसी चीज को कहते हैं जहाँ पर न वायु उपस्थित हो न कोई गैस उपस्थित हो। अगर अगर कहीं से हम वायु और जितनी भी गैसें हैं को खींच ले या वापस कहीं से हटा दें हम, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे? निर्वात कह देंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? सर्वाधिक होगी। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो एफ और आर में संबंध बताना है। तो एफ बराबर क्या होता है हमारा? एफ बराबर हमारा होता है आर बटे दो। सभी को पता होगा एफ बराबर क्या होता है? आर बटे दो। तो ये हमको आर बटे दो है, तो आर ये ऐसा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। तो अगर हम ये आर निकालना है, अगर ये आर निकालना है क्या हो जाएगा? ये आर, ये जो टू है वो इसके साथ इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इंटू क्या बन जाएगा हमारा? एफ। टू इंटू एफ। देखेंगे टू इंटू एफ वाला कोई ऑप्शन है, एफ बराबर आर हो तो ये ऑप्शन गलत। उसके बाद एफ बराबर वन अपॉन बराबर टू आर, कौन सा ऑप्शन है? आर बराबर ट्वेल्व, एफ बराबर आर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलाकार दर्पण के एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का फैक्ट के बारे में है कि गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है एफ इक्वल टू आर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। क्या है अवतल दर्पण की फोकस दूरी? 15 सेंटीमीटर है। और वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा कि आर इक्वल टू हमारा होता है टू इंटू एफ। तो आर इक्वल टू इंटू एफ का मतलब हो गया दो के हम गुणा कर देंगे एफ को। तो एफ हमारा कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 और 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हुआ। यहाँ पे देखिए आप देख भी सकते हैं एफ बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, आर बराबर 2f होता है। आर की वैल्यू इंटू एफ वैल्यू रखा गया तो कितना आ गया हमारा आंसर? 30। इसके बाद सेकंड अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, आइरिस के मध्य वाले घेरेदार छिद्र को कहते हैं। तो आइरिस के मध्य में घेरेदार छिद्र होता है, इस छिद्र को क्या कहते हैं? तो कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। तो लिखा है आइरिस के आंख का रंगीन भाग होता है, इसके बीच में गोलाकार छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। सभी को पता होगा पुतली के बारे में कि जो काला काला हिस्सा होता है वो क्या कहते हैं? गोलाकार छिद्र को पुतली कहते हैं। पुतली के द्वारा आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तेज प्रकाश में पुतली छोटी तथा कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है आइरिस के बारे में? ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आइरिस क्या करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। और पुतली जो है आंख में प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ये अभिक्रिया दे रखा है, समीकरण दे रखा है। समीकरण को पूछ रहा है ये कैसी समीकरण
कैसा समीकरण है? संयोजनात्मक मतलब संयोजन अभिक्रिया है ये, या विस्थापन अभिक्रिया है ये, या अपघटन अभिक्रिया है ये, या वियोजन अभिक्रिया? तो अगर हम ध्यान से देखें तो Zn क्या कर रहा है? Zn जो है H2 को विस्थापित कर दे रहा है। H2 को क्या कर रहा है? विस्थापित मतलब उसके के स्थान से हटा के अपने आप को ले ले रहा है Zn, और H2 को बाहर कर दे रहा है। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है जिसमें कोई एक तत्व है दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? विस्थापन अभिक्रिया। आते हैं आगे। लिखा है इसमें, इस अभिक्रिया में जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल को हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। जैसे कि अभी हमने बताया, Zn ने H को क्या किया? विस्थापित किया। ZnHO4 जिंक सल्फेट बना, और H2 क्या हो गई? गैस मुक्त हो गई। इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग का रासायनिक सूत्र बताना है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारा? यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे। जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2CO Fe2O3 डॉट X2O, Fe2O3 डॉट X2O। याद रखना सभी लोग। लोहे को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन O2 और नमी H2O के साथ अभिक्रिया होती है तो लोहे की सतह पर जंग बन जाती है। तो Fe2O3 डॉट X2O कौन सा है हमारा? थर्ड ऑप्शन है। और इस जंग मुख्यतः जलयोजित आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3 और XH2O। XH2O जल के अणुओं को परिवर्तनशील दर्शाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का सूत्र। कास्टिक सोडा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH। आगे देखेंगे। कास्टिक सोडा को धोने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, गलत ऑप्शन हमने बता दिया। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH ना होके क्या बनता है हमारा? मिनट। ये फैक्ट गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन होता है। मनुष्य में प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है? मनुष्य में प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन अमाशय में। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ करते हैं? अमाशय में। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अमाशय। प्रोटीन का पाचन मुख से नहीं होता, चबाया और लार के साथ मिलाया जाता है, लेकिन लार में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम नहीं होता। जो प्रोटीन होता है वो लार में जो है ऐसा एंजाइम नहीं होता जो प्रोटीन को पचा सके। जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन की सहायता से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। और प्रोटीन जो है पेप्सिन में और छोटे पेप्टाइड्स में बदल जाते हैं। तो याद रखना है, प्रोटीन के पाचन का प्रारंभिक स्थान कहाँ होता है? अमाशय होता है, मुख से नहीं शुरू होता है। मुख में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन शुरू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नौवा क्वेश्चन लिखा है, यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? तो यकृत हमारा क्या स्रावित करता है? पित्त रस। यहाँ पे है हमारा, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त रस का निर्माण करता है। याद रखना है हमारा यकृत। यकृत का मतलब लीवर है। पित्त रस पित्ताशय में संचित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर छोटी नाथ में पहुंचता है। यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो लीवर है वो वसा के पाचन में सहायता करता है। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि लीवर हमारा सही होना चाहिए, हमारे अंदर वसा न जमे। तो नेक्स्ट है हमारा यकृत जो है पित्त रस का निर्माण करता है, पित्ताशय में है, वहाँ पे संग्रहित होता है, लीवर में नहीं संग्रहित होता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। छोटी आंत में स्राव होता है, यकृत से निकलता है, लीवर से निकलता है और पित्ताशय में पहुंचता है, वहाँ पे इकट्ठा होता है। और जब जरूरत पड़ती है तो छोटी आंत में धीरे धीरे ये जाता है, और वहाँ पे यकृत में पाचक एंजाइम नहीं होता, लेकिन वो वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने में सहायता करता है। क्या काम करता है? क्या काम होता है इसका? वसा जो भी हमारा फैट होता है उसको तोड़ने का काम करता है। कौन? लीवर। इसे वसा का पाइसीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिबरेलिन की खोज किसने की? जिबरेलिन की खोज किसने की? तो सावा ने। ध्यान रखेंगे कि सावा ने क्या किया? जिबरेलिन की। क्या है जिबरेलिन? एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि
एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो जेलिन है वो पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जेलिन खोज किसने स्थापित किया है? कुरोसावा ने। जापान के वैज्ञानिक कौन है? कुरोसावा ने की है। इन्होंने चावल के पौधे में होने वाले पकाने रोग का अध्ययन करते हुए इसके प्रभाव को पहचाना। जेलिन क्या है? पादप हार्मोन है। और खोज की कुरोसावा ने प्रभाव क्या है? तने की लंबाई बढ़ाने में सहायक है। वो जेलिन से। अब आते हैं हमारा जो है क्वेश्चन आज शुरू हो जाता है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आते हैं पेपर में ये भी हो सकता है इस बार बोर्ड पेपर में आ जाए तो वो करते हैं। जब प्रकाश किसी किसी सतह से टकराकर ऊंची माध्यम में वापस लौटता है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर ऊंची माध्यम में वापस लौटता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर हम देखें कि एक हमारा समतल पृष्ठ है, हाँ, और उससे कोई प्रकाश आया तो ये प्रकाश के परावर्तित होने के बाद कहाँ जाना चाहिए? डॉट डॉट करके अगर हम आए तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे जाना चाहिए, लेकिन नीचे न जा करके क्या हुआ? वापस उसी माध्यम में लौट गया। जब प्रकाश एक माध्यम में चला और वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देख सकते हैं कि कोई एक प्रकाश किरण आई, इसको आपतित किरण कहते हैं, और ये प्रकाश किरण क्या हुई? दूसरी तरफ वापस के माध्यम में लौट गई तो प्रकाश की घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताइए। तो उत्तल दर्पण के पीछे देखने के लिए बाइक में या तो हमारी कार जो शीशे लगे होते हैं उन्हें देखने के लिए क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और सड़कों के मोड़ों पर, चौराहों पर कभी कभी आपने देखा होगा कि चौराहों पर बड़ी बड़ी गोल जो है गोल सी लाइट लगा दी जाती है। वो मोड़ के देखने के लिए होता है कि यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, तो वहां पे कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? वहां पर भी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण क्या है? ये कितने प्रकार का होता है? तो क्वेश्चन गोलीय दर्पण क्या है? आंसर है हमारा गोलीय दर्पण वो दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले की भाग के समान होती है। तब जो परावर्तक सतह वो किसी खोखले गोले के समान होता है। और ये दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखते हैं आगे हमारा अवतल दर्पण हमारा क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है पॉलिश किया हुआ भाग अंदर की तरफ होता है, कहते हैं उत्तल दर्पण। और जो अवतल दर्पण होता है इसमें अंदर का भाग होता है वो परावर्तक सतह होता है, पॉलिश किया हुआ भाग क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में रेटिना का क्या कार्य है? तो मानव नेत्र में रेटिना प्रकाश संवेदी पर्दे का कार्य करती है। क्या करती है? प्रकाश संवेदी, जो भी प्रकाश भेजने का काम जो है क्या होता है? रेटिना पर ही होता है। प्रकाश जहाँ तक पहुंचता है, लास्ट स्टेज पे जहाँ पहुंचता है वो रेटिना ही होता है। इस पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर उपस्थित प्रकाश संवेदी कोशिकाएं शंकु या शलाका प्रकाश की तंत्रिका संकेतों में बदलती है और इन संकेतों को दृष्टि तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। तो चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये हमारा क्या है? हमारी नेत्र या फिर आँख का चित्र है। आँख के चित्र में जो हमारा ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। यहाँ पे ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। इस जगह पे हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। और इसी से हमारी जो है कई सारी नर्व्स आई रहती हैं। यही जो नर्व्स होती हैं ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। हमारा हम जो भी देखते हैं वो जो है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत सामर्थ्य का सूत्र लिखिए। तो विद्युत सामर्थ्य या फिर विद्युत को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति भी कहते हैं। तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? देख सकते हैं आप। क्या है विद्युत शक्ति का सूत्र? विद्युत शक्ति का सूत्र है हमारा P बराबर डब्ल्यू अपान टी। बराबर डब्ल्यू अपान टी। पी क्या होता है? विद्युत सामर्थ्य होता है। डब्ल्यू क्या होता है? कार्य होता है। और टी क्या होता है? समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का शुरू हो गया यहाँ पे। आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो हमने कई बार बताया है कि आलू हो गया और भी
क्योंकि चिप्स हैं, चिप्स पैकेट जितने भी होते हैं उनको उनमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, क्यों विप्रतिबंधिता से बचाने के लिए, जिससे वो सड़ और खराब ना हो पाए। तो यहाँ पे वही लिखा है आलू की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाता है, और ऑक्सीकरण नहीं हो पाता तो इसी कारण वो खराब भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना भुजे चूरने से भुजा हुआ चूना प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। बिना भुजे हुए चूने का सूत्र होता है CaO। क्या होता है बिना भुजे हुए चूने का हमारा CaO, और जल का और जो भुजा हुआ चूना है उसका सूत्र होता है CaOH। तो बिना भुजे हुए चूने में क्या मिलाना है हमको, जल मिला देना है, जल मिला देना है। तो CaOH का वोल्टेज बनाना है। CaO में जब हम H2O जब मिला देंगे तो हमारा क्या बन रहा है, CaOH का वोल्टेज और साथ में उष्मा। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित, तो समीकरण को संतुलित करना है। पहला समीकरण आप देख सकते हैं, Mg+O2 क्या बने रहा है, MgO। तो समीकरण को संतुलित करने का मतलब दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या वो बराबर हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कितने परमाणु, दो परमाणु, लेकिन यहाँ पे कितने परमाणु है ऑक्सीजन के, केवल एक है। तो दो परमाणु बनाने के लिए हमारे हमको यहाँ पे दो लिखना पड़ेगा। और एक चीज और बता दूं मैं, जो भी नंबर लिखने होते हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे लिखने होते हैं, इनके आगे लिखने होते हैं, इनके यहाँ पे नहीं लिखने रहते, इनके नीचे नहीं लिखने रहते, इनके सामने और इनके आगे लिखने रहते। तो ये दो परमाणु यहाँ पे ऑक्सीजन के थे, यहाँ पे हमारे एक ही परमाणु था, तो हमने यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो दो ऑक्सीजन के परमाणु हो गया, अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो अभी भी यहाँ पे केवल एक जो है हमारा एक ही है, और यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम अब दो हो गया। तो दो मैग्नीशियम करने के लिए यहाँ पे हम दो से मैग्नीशियम को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या बन गया, 2Mg+O2, 2Mg O। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन जो है रासायनिक समीकरण संतुलित करने का, N2H2 और NH3 दे दे। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो ही हाइड्रोजन है। और तो हाइड्रोजन को अभी बैलेंस ना करके हम पहले नाइट्रोजन को देखें बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन, तो इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास दो नाइट्रोजन होने चाहिए, तो हमने यहाँ पे दो लिख दिया कि हमारे पास दो नाइट्रोजन हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन गिने तो दो और तीन जो यहाँ पे और यहाँ पे संख्या होती है उसका क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दो गुणे तीन या तीन गुणे हमारा कितना बन जाएगा, छह बन जाएगा। हमारे पास पता चल गया हमको कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, छह हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास दो ही हाइड्रोजन है। तो छह हाइड्रोजन बनाने के लिए दो को हम इस तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, छह हाइड्रोजन हमारा रहेगा समीकरण N2CH2 इक्वल टू 2NH3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा H2+Cl2 और HCl। अब फिर यहाँ पे यही चीज करना है। देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन और एक ही क्लोरीन। अगर हम यहाँ पे दो लिख दे तो दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन हो जाएंगे कि नहीं, तो इस तरह से हमारा ये रासायनिक समीकरण संतुलित होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी का रसायनकुल कहाँ स्थित है, क्या कह रहा है, रसायनकुल कहाँ स्थित होते हैं, इनका क्या महत्व है। एक मिनट, ठीक है, रसायनकुल कहाँ स्थित होते हैं, इनका क्या महत्व। तो रसायनकुल जीभ पर स्थित होते हैं, कहाँ होते हैं, जीभ पर स्थित होते हैं। इनमें की संवेदी कोशिकाएं विभिन्न पदार्थों के स्वाद का अनुभव कराती है। तो रसायनकुल है, इसी के कारण हमको जो है अलग अलग भोजन के अलग अलग स्वाद मिलते हैं। इनके द्वारा हमें मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा आदि स्वादों का भी ज्ञान होता है। ध्यान रखना, रसायनकुल कहाँ स्थित होते हैं, रसायनकुल जीभ पर स्थित होते हैं, इन्हीं के कारण हमें भोजन का स्वाद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, स्वपोषी एवं परपोषी में अंतर बताइए। स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं। स्वपोषी नाम से पता चल रहा है जो स्वयं पोषी हो, मतलब वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे बताइए कि आप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नहीं, वो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फल जैसे है वो अपना सब भोजन स्वयं ही बना रहे हैं। तो हमारा स्वपोषी क्या कहलाएंगे, पेड़ पौधे। क्या हम लोग स्वपोषी हैं, नहीं है। और परपोषी क्या होते हैं, वह जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीवों पर जो निर्भर रहते हैं वो स्वपोषी, वो परपोषी कहलाते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल मनुष्य और जंतु, जो जानवर है
वो भी दूसरे जानवर पे ही निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, और मनुष्य जो है वो पेड़ पौधे या फिर जानवर पर निर्भर रहता है अपने भोजन प्राप्त करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, मनुष्य में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। भोजन हमका पाचन करता है। मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है वो यांत्रिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार से होता है। आगे है मुख में भोजन चबाया जाता है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो क्या होता है, लार के साथ मिलकर उसका पाचन शुरू होता है। मुख से ही हमारे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, लेकिन अभी हमने पीछे पढ़ा था प्रोटीन का पाचन मुख से होता है, नहीं होता है। उसका पाचन कहाँ से होता है, अमाशय से होता है। तो मुख में भोजन को चबाया जाता है तथा लार के साथ मिलाकर उसका पाचन शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भोजन अमाशय में और छोटी आंत में पहुंचता है। फिर वहां पे जाएगा, वहां पर क्या होगा, अलग अलग जो भी पाचक एंजाइम रहेंगे, पाचक रस होंगे, उसकी सहायता से भोजन को सरल घुलनशील पदार्थों में बदल दिया जाता है। मतलब तो एकदम पतला कर देंगे, एकदम और तोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर छोटी आंत में बचे हुए भोजन को अवशोषण होता है। फिर जो बचा हुआ भोजन है छोटी आंत में जाता है और शेष पदार्थ बड़ी आंत से होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन होता हुआ कंप्लीट। हमारा शायद अंतिम क्वेश्चन होगा ये, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब जो भी रिएक्शन तुरंत हो करते हैं हम उसे ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कोई अगर सुई चुभा दे, हम अचानक से उछल जाएंगे कि हाँ वो किसी ने सुई चुभा दी है, एकदम से गुस्सा आ जाएंगे। तो इसी प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। देखते हैं क्या लिखा है इसमें, किसी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा बिना सोचे समझे, क्या बिना सोचे समझे और तुरंत की जाने वाली जो अनैच्छिक क्रिया होती है, अनैच्छिक क्रिया, इसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक मतलब जो भी तुरंत हो जा रही है। किसी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा बिना सोचे समझे की जाने वाली अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ तुरंत पीछे खींच लेना। जैसे कि अगर हम तुरंत गर्म वस्तु को छूएंगे तो हाथ तुरंत पीछे खींच लेंगे। उसमें कोई टाइम नहीं लगता कि हाँ छुआ, वो हमारे माइंड में जाएगा, दिमाग मस्तिष्क में, मस्तिष्क कहेगा हमारे मांसपेशियों को, हाथों को कि खींचो, तो इतने में तो हमारा हाथ गर्म होके जल जाएगा पूरा, अगर हम आग में डाल दे तो। इसीलिए गर्म वस्तु जैसे अगर कोई चीज छू रहे हैं या आग में डाल रहे हैं तो ये सब के जो तुरंत रिएक्शन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर जो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।